नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों की बात शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। एक्शन में गहलोत सरकार, आला अफसरों के साथ सीएम की बैठक जारी है। सीएम गहलोत ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। चुनाव घोषणा पत्र के वादे पर तत्काल काम शुरू करने की बात कही गई है। ये निर्देश दिए गए हैं। जनता को पारदर्शी, जवाबदेही और संवेदनशील प्रशासन देना सुनिश्चित करें। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचे और इसके लिए सख्त मॉनिटरिंग हो। यूरिया संकट से जल्द किसानों को निजात दिलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। किसानों को खाद, बिजली, बीज और सिंचाई की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो यहां पर आपको बता दें, चुनाव घोषणा पत्र के वादे पर तत्काल काम शुरू करने के निर्देश अफसरों को दिए गए हैं। सीएम अशोक गहलोत आला अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं और जनता को पारदर्शी, जवाबदेही और संवेदनशील प्रशासन देना सुनिश्चित करें। ये भी इस बैठक में इसे लेकर भी चर्चा की जा रही है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं। वरिष्ठ सहयोगी गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोवर्धन जी, यहां पर जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे वो तो पूरे करने ही हैं, उसके अलावा 2019 की लड़ाई भी अभी बाकी है। तो ऐसे में लगता है सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। बिल्कुल। आज मुख्यमंत्री ने सबसे जो सारे विभागों के आला ऑफिसर हैं उन सबको यहाँ पर बुला करके और हर विभाग से एक एक्शन प्लान, कार्य योजना बनाने को कहा है कि 60 दिन में ऐसे चुनिंदा आप काम छांट करके लाएं जो तत्काल पूरे किए जा सके और जनता को तत्काल जिनकी राहत मिले। तो ये जो 60 दिन की कार्य योजना है, ये लोकसभा चुनाव की से पहले जनता में मैसेज देने की कवायद है और इसी के तहत सारे डिपार्टमेंट से ये एक्शन प्लान मांगा गया है। और इस एक्शन प्लान के सब विभागों से आने के बाद मुख्यमंत्री जल्दी एक बैठक और बुलाएंगे जिसमें जो एक्शन प्लान आएगा उसकी विवेचना की जाएगी। लेकिन ये तैयारी पूरी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की है ताकि जनता से जुड़े हुए काम करके और सरकार जब चुनाव में जाए 2019 के लोकसभा चुनाव में तो उस वक्त उनके लिए बताने के लिए कोई काम हो, क्योंकि कर्ज माफी भी एक उसके में बड़ा इश्यू है कि तब तक जैसे कि सहकारिता विभाग के 60 दिन के एक्शन प्लान में कर्ज माफी का सब्जेक्ट भी होगा, क्योंकि कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटने का ये बहुत बड़ा काम है और इसका एक एक्शन प्लान जो एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है वो आपस में मिलकर के अलग से तैयार करेंगे। इसी तरह से चाहे पीडब्ल्यूडी का मामला है तो पीडब्ल्यूडी के एक्शन प्लान में सड़कों की जो स्थिति है उसको ठीक करने का एक्शन प्लान शामिल होगा। इस तरह से हर विभाग का जो एक्शन प्लान है उसको मुख्यमंत्री जल्दी एक अलग से बैठक बुला करके रिव्यू करेंगे। आज जो बड़ी बातें रही है उनमें ये कहा गया है कि जो घोषणा पत्र है उसके चुनिंदा कामों को लेकर के उनको जल्द पूरा किया जाए और घोषणा पत्र पर तत्काल काम शुरू किया जाए, क्योंकि इस बार हर बार ये परंपरा रही है अशोक गहलोत के समय में कि सरकार बनते ही मुख्य सचिव को ये घोषणा पत्र सौंप दिया जाता है और उसको एक नीतिगत दस्तावेज का रूप दे दिया जाता है, जिससे कि उसमें जो भी बातें लिखी गई हैं, जो वादे किए गए हैं वो पूरा करना एक नैतिक तौर से जिम्मेदारी बन जाती है सरकार की। और यही काम इस बार किया गया है। अफसरों की बैठक बुला करके उन सबको ये कह दिया गया है कि ये घोषणा पत्र है वो एक नीतिगत दस्तावेज है और उसमें जो भी बातें कही गई है वो एक टाइम फ्रेम में उनको पूरा करना है। तो अब घोषणा पत्र के कौन से वादे को कब पूरा किया जाना है उसका टाइम फ्रेम भी तय करने का काम अफसरों को दिया गया है। लेकिन जो कुछ बड़ी घोषणाएं हैं, चाहे किसान कर्ज माफी हो, बेरोजगारों को ये बेरोजगारी भत्ते की बात हो, चाहे सड़कें ठीक करना हो, इस तरह की जो घोषणाएं हैं, संविदा कर्मियों से जुड़े हुए जो सवाल हैं, कर्मचारी जो लंबित पड़ी हुई भर्तियां हैं। गोवर्धन जी, यहाँ पर बैठक हो रही, महत्वपूर्ण बैठक इसे कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरह से आने वाले वक्त में जो घोषणा पत्र में वायदे किए हुए थे सरकार द्वारा उनका क्रियान्वयन किस तरह से हो और किस तरह से उनको लेकर रणनीति बनाई जाए, उस पर यहाँ चर्चा हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। अशोक गहलोत मंत्रिमंडल को लेकर कयासों का दौर जारी है। दिल्ली में कांग्रेस वॉर रूम में डिप्टी सीएम पायलट और अविनाश पांडे टीम गहलोत को लेकर चर्चा की और सूत्रों के हवाले से हमने कुछ ऐसे नाम तलाश किए हैं जिन्हें गहलोत कैबिनेट में जगह मिल सकती है।
राजसमंद के नाथद्वारा से विधायक सीपी जोशी, कोटा उत्तर से विधायक शांति धारीवाल, बीकानेर पश्चिम से विधायक बीडी कल्ला, चूरू के सुजानगढ़ से विधायक मास्टर भंवर लाल, जयपुर के झोटवाड़ा से विधायक लालचंद कटारिया, बांसवाड़ा के बागीदौरा से विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय, कोटा के सांगोद से विधायक भरत सिंह, चूरू के तारानगर से विधायक नरेंद्र बुडानिया, झुंझुनू के विधायक ब्रिजेंद्र ओला, सीकर के लक्ष्मणगढ़ से विधायक गोविंद सिंह डोटासरा। इतना तय है कि गहलोत मंत्रिमंडल में अनुभव के साथ युवा जोश को भी शामिल किया जाएगा, तो महिलाओं के साथ ही सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की भी कोशिश होगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और वहीं दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मंत्रिमंडल गठन को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं समझता हूँ ये निर्णय पार्टी बहुत जल्द लेगी, सबकी सहमति से लेगी और तीनों राज्यों में जो कैबिनेट फॉर्मेशन एक्सपेंशन का काम है वो बहुत जल्द होगा। कार्यभार संभालते ही सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान के किसानों को कर्ज माफी का तोहफा दिया। किसानों के करीब 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ होने के बाद अब उम्मीदें दूसरे तबके के लोगों की भी बढ़ गई है। सवाल है कि क्या गहलोत सरकार बाकी वादों पर भी खरी उतरेगी। 2 दिन में कर्ज माफी का तोहफा। एमपी छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की बारी। 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ। तब भी हमने तय किया कि 50,000 के बजाय समस्त लोन माफ करेंगे। कोऑपरेटिव जितने भी हमारे ऋणी हैं उन सबका समस्त लोन माफ होगा। कांग्रेस के चुनावी वादे पर लगी मुहर। पता नहीं आएगा आत्महत्या करनी पड़े उन लोगों को 2 लाख तक का, जो लोग पात्र होंगे, जो डिफॉल्टर हैं, जो पैसा भर नहीं पा रहे मजबूरी के कारण से, उनके लिए, उन लोगों के लिए 2 लाख तक का सरकार उनका कर्जा माफ करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 10 दिन के अंदर तीनों राज्यों में किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किया था और तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अन्नदाता का दर्द समझा और अपने अध्यक्ष के वादे को पूरा कर दिखाया। तो राहुल ने ट्वीट के जरिए कांग्रेस सरकार के पहले बड़े वादे को पूरा करने की जानकारी भी जनता को दी। वहीं कर्ज माफी के चुंगल से छूटने की उम्मीद ने ठंड में ठिठुरते किसानों को जश्न मनाने का मौका दे दिया। कि जो कर्ज माफी किया, मैं गहलोत साहब को और राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिससे कि किसानों को राहत दी है, चाहे वो कम दी हो या ज्यादा दी हो। अभी उसका फार्मूला पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया। नहीं, घोषणा के बाद तो बहुत ही राहत मिली, किसानों को इतनी राहत मिली, बहुत ही ज्यादा महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं कि जो जिनकी कांग्रेस की जो कथनी करनी है वो एक है। ये जो घोषणा गहलोत सरकार द्वारा की गई है, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र है। ये उत्साह लाजिमी है। गहलोत सरकार ने राजस्थान में किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफ करने का फैसला लिया है। इससे राज्य सरकार पर करीब 18,000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। कर्ज की गणना के लिए 30 नवंबर 2018 की समय सीमा तय की गई है। कोऑपरेटिव बैंकों के किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा, तो कमर्शियल बैंकों के डिफॉल्टर हो चुके किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा। बहरहाल गहलोत सरकार ने जनता से किया सबसे बड़ा और गंभीर वादा तो निभा दिया, लेकिन कई चुनौतियां अभी भी सरकार के सामने खड़ी हैं। शिक्षित बेरोजगारों को 3,500 रुपए का भत्ता देने की चुनौती, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तलाश करने की चुनौती, निविदा कर्मचारियों को नियमित करने की चुनौती। वहीं सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार के रुख पर भी होगी नजर। तो लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने के वादों को गहलोत सरकार कैसे पूरा करती है, इस पर भी जनता गंभीरता से नजर रखेगी। किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा कर सरकार ने बाकी लोगों की भी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। ऐसे में कई और तबका गहलोत सरकार से अपनी मांगों के पूरा करने का इंतजार कर रहा है।
गहलोत सरकार का बेहतर कामकाज न सिर्फ जनता के लिए जरूरी है, बल्कि 2019 के लिहाज से खुद कांग्रेस पार्टी के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और वहीं बीजेपी ने कांग्रेस सरकार की कर्ज माफी को किसानों के साथ धोखा बताया है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया कि कांग्रेस आलाकमान के दबाव और 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए गहलोत सरकार ने फैसला लिया है, जिसका बीजेपी विरोध करती है। बीजेपी ने कहा कि कर्ज माफी के फैसले को लेकर पार्टी गहलोत सरकार को सड़क से सदन तक घेरेगी। ये स्पष्ट नजर नहीं आ रही। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की सरकार का पहला आदेश किसान के साथ छलावा मात्र है और अब किसान के पात्रता के बारे में जो ऋण माफी का हकदार होगा उसकी पात्रता क्या होगी, उसके मापदंड क्या होंगे, इसके बारे में कहीं किसी चीज का उल्लेख नहीं किया गया है। और ये कर्जा राशि है जो माफी है 18,000 करोड़ के लिए भी मेरा आरोप है सरकार पर कि 18,000 करोड़ का जो कपोल कल्पित आंकड़ा वो लेकर आए हैं, जबकि ये आंकड़ा 99,995 करोड़ का ऋण है राजस्थान के किसान पर। 18,000 करोड़ का ऋण माफी अगर कर भी देते हैं तो 81,995 करोड़ का ऋण जो विभिन्न श्रेणियों के किसानों पर विभिन्न बैंकों से जो ले रखा है, उस ऋण की माफी का क्या होगा। जब आपने पात्रता निश्चित की नहीं है तो आपने ये आंकड़ा कैसे मिला लिया, कैसे लगा लिया कि हम 18,000 करोड़ का हम ये जो रिलीफ है वो किसानों को मिलेगा। तो पहला तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मध्य प्रदेश में जो घोषणा होगी उसको उठा करके आपने यहां पर घोषणा कर दी है। फिर अगर आपने ये घोषणा की है कि सहकारी बैंकों का समस्त कर्जा माफ किया जाएगा, तो क्या भूमि विकास बैंकों का भी कर्जा माफ किया जाएगा? 5 जिलों के अंदर आदिवासी जो टीएसपी एरिया है उसमें हमने सभी लघु और सीमांत किसानों का समस्त कृषि किसानों ने जो कर्ज ले रखा था कृषि ऋण, उसको समस्त को माफ किया हमने वहां पर लघु और सीमांत ये नहीं है कि वो आदिवासी हो, उस क्षेत्र का निवासी है तो उनका हमने माफ किया। किसान कर्ज माफी की घोषणा के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी समेत दूसरे राजनीतिक दलों ने कर्ज माफी के मापदंडों को लेकर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जितने भी हमारे ऋणी हैं उन सबका समस्त लोन माफ होगा। सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने वादे के मुताबिक प्रदेश में किसान कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस घोषणा के बाद सरकार पर चौतरफा हमले भी शुरू हो गए हैं। प्रदेश में अब प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में आई बीजेपी ने कर्ज माफी की घोषणा को कोरी कल्पना बताते हुए कहा कि सरकार को कर्ज माफी की घोषणा करने की बजाय उसका रोड मैप भी समझाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ये कोरी कल्पना के रूप में देखती है और जो इन्होंने घोषणा की है वो केवल घोषणा ही की है, उसका पूरा रोड मैप समझाना चाहिए था कि हम कहाँ से फंडिंग का इंतजाम करेंगे। अब ये कहते हैं 18,000 करोड़ रुपए का हम ऋण माफ करेंगे, तो 9,000 करोड़ रुपए का तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कर चुके, उसका इन्होंने खुलासा नहीं किया। कर्ज माफी के मसले पर सिर्फ बीजेपी ही सरकार पर हमलावर नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कर्ज माफी की घोषणा को किसानों के साथ छलावा बताया है, तो माकपा से जुड़े किसान संगठन का कहना है कि संपूर्ण कर्ज माफी का वादा कर केवल डिफॉल्टर किसानों को दायरे में लिया जा रहा है। जमीन की कुर्की से किसान हमेशा बेजदा रहता है और जिसके कुर्की वारंट निकलते हैं वो आत्महत्या कर रहा है। ऐसे हालात के अंदर किसान कहीं ना कहीं से उधार पकड़ के किसी मनी लैंडिंग का काम करने वाले से दूसरे लोगों से वो अपना केसीसी भरता है और दूसरे दिन उठा के फिर उसको वापस कर देता है। ये एक प्रोसीजर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने केसीसी भर दिया वो किसान अमीर किसान है, वो भी कर्जदार है। सरकारों के लिए किसान कर्ज माफी की राह कभी भी आसान नहीं रही है और मापदंडों को लेकर हमेशा उन्हें हमले झेलने पड़े हैं। अब एक बार फिर कर्ज माफी को लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है।
जिसने प्रदेश की राजनीति में गर्माहट ला दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में सरकार बदलने के साथ ही अब हर तबके की उम्मीदें जाग उठी हैं। गहलोत सरकार से घोषणा पत्र में किए गए वादों को जल्द पूरा करने की उम्मीद की जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में शिक्षकों को अपने पक्ष में करने के लिए अंतिम समय पर जो वादा जोड़ा और वो था स्कूल के बढ़े हुए समय को वापस लेने का। आपको बताते चले कि बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया था। बीजेपी ने 5 घंटे चलने वाले स्कूलों का समय 6.5 घंटे कर दिया था। शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने स्कूलों का समय 20 मिनट कम कर दिया था। अगर बात करें राइट टू एजुकेशन की, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो छोटे बच्चे हैं 1 से 5 तक के बच्चे केवल 4.5 घंटे अध्ययन करेंगे। यहाँ 6 घंटे 10 मिनट अध्ययन कर रहे हैं। जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए 5 घंटे का है। जब आरटी आपको लागू करनी है तो आपने वो लागू किया, उसके अनुसार आप समय नहीं बढ़ा सकते। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार में प्रदेश भर में बंद हुई करीब 20,000 स्कूलों पर एक कमेटी बनाकर समीक्षा करने की बात कही थी। भाजपा के राज में इन्होंने कथनी और करनी में इनके में फर्क रहा। लगभग 25,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पूर्णतः बंद कर दिया गया, जिसमें से लगभग 17,000 प्राथमिक विद्यालय थे जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं, और 8,000 उच्च प्राथमिक विद्यालय जिसमें 1 से और 8 तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं। कांग्रेस को शिक्षा के क्षेत्र में नई नीति बनाने, स्कूलों का समय बदलने और बंद स्कूलों को शुरू करने की चुनौती है। साथ ही शिक्षक संगठनों की ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का भी चैलेंज है। बहरहाल शिक्षक संगठनों को नए मंत्रिमंडल गठन और शिक्षा मंत्री के ऐलान का इंतजार है ताकि घोषणा पत्र में की गई घोषणाएं जल्द से जल्द पूरी की जा सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दादीज की रिपोर्ट। वे में कांग्रेस की सत्ता आ गई, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी कार्यकाल के स्पीकर कैलाश मेघवाल अब भी अपनी सत्ता चला रहे हैं। अब तक कांग्रेस ने नए स्पीकर का चयन नहीं किया है, लेकिन उससे पहले ही मेघवाल ने 40 विधायकों को आवास आवंटित कर दिया है। ऐसा करके कैलाश मेघवाल विवादों में आ गए हैं। हालांकि उन्होंने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि आवास आवंटन का काम पूरे अधिकार और कानून के तहत किया है। वहीं विधायक हनुमान बेनीवाल कैलाश मेघवाल पर भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेघवाल जी ने कानून को लेकर धज्जियां उड़ाई, उसको लेकर राज्यपाल महोदय को एक्शन लेने की जरूरत है। सरकार को हम हर बिंदु पर घेरेंगे। सरकार ने जिस तरह के घोषणा पत्र लाई है, और सरकार तो अभी से ही अपने आप में गिर गई है। आपको अगर सारी घटनाक्रम की जानकारी है तो द्वैध शासन प्रणाली चालू हो गई है, और द्वैध शासन प्रणाली राजस्थान के हित में नहीं है, राजस्थान का अहित ही करेगी। ये स्पष्ट रूप से पिछले दिनों जो घटनाएं हुई है उससे सामने आ रहा है। हनुमानगढ़ में निर्माणाधीन अंडरपास की मिट्टी ढहने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। दरअसल जंक्शन में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे अंडरपास का काम चल रहा था कि अचानक मिट्टी ढह गई, जिसमें 3 मजदूर दब गए। हादसा होते ही मौके पर मौजूद लोगों ने एक को जिंदा बाहर निकाल लिया, जबकि 2 मजदूर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ निवासी थे। उन्हें निकालने में ज्यादा समय लगा, और जब दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं खबर की जानकारी मिली है कि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालात का जायजा लिया। वहीं एडीएम प्रभाती लाल जाट ने दोनों मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की, जबकि 5-5 लाख रुपए की सहायता निर्माण कंपनी की ओर से दी जाएगी। का काम चल रहा है यहाँ पे अपने जंक्शन के अंदर, उसमें 2 मजदूरों की वो मिट्टी गिरने से मौत हो गई। तो उसकी हमने तत्काल मुख्यमंत्री सहायता कोष से 50-50 हजार की जो सहायता मिलती है उसके लिए हम आपको फार्म भरवा रहे हैं, और वो तो तत्काल इनको मदद की जाएगी। साथ ही जो इसका ठेकेदार उससे बात करके, और उसने भी 5-5 लाख रुपए की मदद करने के लिए कहा है, तो गरीबों को बेचारों को राहत मिल जाएगी। बाकी तो पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई बाकी। टोंक में बजरी माफिया का आतंक सामने आया है। यहां बीती रात गश्त पर निकले गश्ती दल और उनके सहयोग के लिए लगाए आरएसी की 14वीं बटालियन के जवानों पर हमला कर दिया गया। हथियारबंद बजरी माफियाओं ने कुरेड़ा पुलिया के पास हमला किया, और इस हमले में खनिज विभाग का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं आरएसी के 5 जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज जारी है। फिलहाल खनिज विभाग की ओर से पीपलू पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। 11:30 बजे के करीब
कोरेडा से और नाथरी रोड पे हम अवैध खनन और स्टॉक की चेकिंग कर रहे थे। उसके दौरान 2-3 गाड़ी आए, हमलावर 8-10 बंदे हमलावर थे जिन्होंने हमला किया हमारे ऊपर लाठी डंडों से और हथियार से, और जिसके बाद हमारे 5 जवान घायल हो गए जिन्हें नाहटा अस्पताल में चिकित्सा कराई जा रही है। दाती महाराज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साकेत कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है। कोर्ट ने आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए दाती महाराज और उनके 3 भाइयों के खिलाफ वारंट जारी किया। कोर्ट ने 23 जनवरी तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है और इसके पहले 17 नवंबर को साकेत कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वो क्राइम ब्रांच की जांच से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि वो इस मामले में सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करेगा। आपने मरीजों को सेहत की सौगात देने वाले अस्पतालों के बारे में सुना होगा, पर आज बात आईसीयू में पड़े एक सरकारी अस्पताल की। किसका इंतजार कर रहे हो? डॉक्टर साहब का। अभी नहीं आए हैं? अभी नहीं आए। डॉक्टर साहब आए नहीं है अभी। जहां जिंदगी की बुनियादी सुविधाओं को जुटाने में इंसान चक्कर घिन्नी बना हो, वहां बीमारी आफत है, कुदरत का कहर। पर अफसोस की बात यह है कि अस्पताल जाने पर मरीज की बेबसी और बढ़ जाती है। यकीन नहीं तो धौलपुर के बाड़ी शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों की सुनिए। डॉक्टर साहब आए नहीं है अभी। टाइम क्या हो रहा है? ऐसे बजे 9 बज गया 20 मिनट हो गए। अभी तक नहीं आए हैं? अभी तक नहीं आए। किसका इंतजार कर रहे हो? डॉक्टर साहब का। अभी नहीं आए हैं? अभी नहीं आए, दिखाने के लिए आए। अस्पताल की बदहाली से मरीजों का दर्द बढ़ जाता है, उनके परिजनों की फूंक सड़क जाती है। पर सीएमओ साहब है कि स्थित प्रज्ञ बने हुए हैं, सुख दुख से परे, तभी तो उन्हें अस्पताल की जमीनी वास्तविकता का भान ही नहीं है। चल रही है और डॉक्टरों की कमी चल रही है, उसको लेकर आपका क्या हुआ है? नहीं, आपने मुझे ध्यान में दिलवाया है तो मैं इसकी पूरी जानकारी कराता हूँ। जो बिंदु है उनको पूरा तरह दुरुस्त कराया जाएगा, आम जन को पूरी सुविधा दी जाएगी। अब जब सीएमओ साहब व्यवस्था दुरुस्त करने का दावा कर रहे हैं, तो मरीजों के पास उनके दावों पर यकीन करने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, अपने शाहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धौलपुर से राकेश सिंघल की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करेंगे उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर प्रदेश में देखा जा रहा है। हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्द हवाओं का लोगों के साथ साथ जानवरों पर भी असर दिख रहा है। पारा गिरने से लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज माउंट आबू में पारा सबसे न्यूनतम तक पहुंच गया। आज तापमान -1.5 डिग्री दर्ज किया गया। और चलिए अब हम आपको अलवर लिए चलते हैं, जहां आपको हम प्लेन की सवारी कराएंगे। अलवर में बच्चे इंद्र विमान से उड़ान भरते हैं। Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. Your attention please. सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं और अपनी अपनी किताबें खोलकर डेस्क पर रख लें। इंद्र विमान थोड़ी देर में उड़ान भरने वाला है। जी हाँ, ये विमान उड़ान जरूर भरेगा, लेकिन आसमान के लिए नहीं, बल्कि जमीन पर रहकर एक ही जगह खड़े होकर। हैरान होने की जरूरत नहीं है। पहली नजर में इसे ऐसे देखकर कोई भी धोखा खा जाएगा, लेकिन ये विमान भी उड़ान जरूर भरता है, लेकिन पढ़ाई की। यहाँ प्लेन की तरह अनाउंसमेंट भी होता है, लेकिन प्लेन की उड़ान के लिए घंटी बजाई जाती है, जिसे सुनते ही सभी बच्चे प्लेन की पाठशाला में सवार हो जाते हैं और बच्चों के सीट पर बैठते ही शिक्षा की उड़ान शुरू हो जाती है।
जो पहले बच्चे अनुपस्थित रहते थे, अब नियमित बच्चे आ रहे हैं, सुबह से शाम तक यहाँ ठहराव है। इसके अलावा यहाँ जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं, जो अलवर के ऐतिहासिक जो धार्मिक स्थलों की दूरी को दर्शाते प्रतीक चिन्ह हैं, जो राज्य राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं, और इनके द्वारा बच्चे अपने सब्जेक्ट के अलावा और भी व्यवहारिक ज्ञान बातें यहाँ सीख रहे हैं। और जो प्राइमरी के बच्चों को भी प्रोजेक्टर के माध्यम से, यानी कि उनको जो जीव जंतुओं के माध्यम से उनको अपने विषय का ज्ञान करवाया जा रहा है। प्लेन वाली पाठशाला का रूप दिया है सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े इंजीनियरों ने, ताकि बच्चों की पढ़ाई में रुचि और ज्यादा बढ़ जाए। अब आप इस शानदार इंद्र विमान की खूबियों के बारे में जान लीजिए। सर्व शिक्षा अभियान के तहत चल रहा है स्कूल। अभियान के जेई राजेश लवानिया की पहल, एनजीओ की मदद से बनाई विमान वाली पाठशाला। जमीन से 7 फीट ऊंचाई पर खड़ा है प्लेन। 3 पहियों के रूप में बनाए स्कूल के खंभे, करीब 19 फीट है विमान की ऊंचाई, करीब 40 फीट इंद्र विमान की लंबाई। एक बार में विमान में 50 बच्चे बैठते हैं। क्लास का नाम इंद्र विमान रखा गया है। क्लास में बच्चों को इंटरनेट की जानकारी दी जाती है। यहाँ पर बच्चों के लिए ऐसी कुछ चीज या ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, तो उनके निर्देशानुसार हमने ये एक मॉडर्न क्लासरूम का जो है निर्माण करवाया और बच्चे इससे काफ़ी खुश हैं। अभी बीच में ही लगभग 8-9 बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर यहाँ एडमिशन करवाया है और अगले साल और बच्चे बढ़ने की यहाँ संभावना है कि भविष्य में जो बच्चों की एजुकेशन की थीम को लेके उड़ान है और वो यहाँ पे पूरी हो सके, इसीलिए ये स्मार्ट रूम बनाया गया और इसमें पेन ड्राइव के थ्रू बच्चों को न्यू टेक्निक के माध्यम से बच्चों की एजुकेशन को और हायर किया जा रहा है। सैगल फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार किया और इंदरगढ़ स्कूल में, इंदरगढ़ गांव में ये इंद्र विमान हमने बनाया है, जहां बच्चों में बड़ा उत्साह है। प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी यहां देखने आ रहे हैं और आसपास के जो गांव के लोग हैं वो भी इसे देखने आ रहे हैं। स्कूल का विमान स्वरूप बच्चों को खूब भा रहा है। विमान वाले क्लास में सवार होने के लिए 20 छात्रों ने इस साल बीच सत्र में एडमिशन लिया है। तो जो बाहर के बच्चे होते हैं, अन्य जो स्कूलों में या प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ते हैं, वो मतलब उनका भी इस स्कूल की तरफ बहुत रुझाव होता है। वो भी कहते हैं कि हमको भी इसी स्कूल में एडमिशन लेना है। पहले हमारे पढ़ाई में मन नहीं लगता था क्योंकि आवारा जीव जंतु स्कूल के अंदर आ जाया करता था, जिससे डिस्टर्ब होता था। लेकिन जब से सैकल फाउंडेशन हमारे स्कूल में आया है, उसने 43 नवीनीकरण कार्य करवाए। हमारे स्कूल में रंग रौनक हो गया है। पहले हम आसमानों में ही हेलीकॉप्टर को देखते थे, लेकिन अब हमारे स्कूल में एरोप्लेन बना दिया गया है। उसके अंदर बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अलवर में एजुकेशन एयरलाइंस और एजुकेशन एक्सप्रेस चर्चा का विषय बना हुआ है। पेरेंट्स से लेकर बच्चों को पसंद आ रहा है और अन्य स्कूलों के लिए भी शिक्षा के लिए एक बेहतर मॉडल की मिसाल पेश कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में नए नए नवाचार के लिए अलवर जिला अब देश भर में प्रसिद्ध होता जा रहा है। पहले एजुकेशन ट्रेन के रूप में अलवर जिले को वर्ल्ड में सराहा गया था, उसके बाद अब एजुकेशन एयरलाइंस का रूप दिया गया है। इंदरगढ़ गांव में एक एयरलाइंस के रूप में एक स्मार्ट क्लास रूम बनाया गया है, जहां पर बच्चे अपने हौसलों की उड़ान को पूरा कर रहे हैं। कैमरामैन हिमांशु के संग राजेंद्र शर्मा, अलवर। और वहीं अलवर में एजुकेशन एक्सप्रेस भी चलती है, जिसमें हर रोज करीब 450 बच्चे सवार होते हैं और दोपहर बाद वापस अपने घर लौट जाते हैं। कृपया ध्यान दें, सभी बच्चे एजुकेशन एक्सप्रेस में सवार हो जाएं। आपकी क्लास शुरू होने को है। आपको ये सुनकर अटपटा जरूर लगा होगा, लेकिन यहाँ इंजन भी है, एक्सप्रेस ट्रेन भी है और ट्रेन में बैठने को तैयार हैं सैकड़ों बच्चे। लेकिन इस ट्रेन का ठिकाना बस एक ही है, राजस्थान का अलवर जिला। न कहीं जाती है और न ही कहीं से यहाँ आती है। बावजूद इसके हर सुबह सैकड़ों बच्चे इसी तरह इस ट्रेन में सवार होने के लिए आते हैं और दोपहर बाद खुशी खुशी वापस अपने घरों को लौट जाते हैं। चलिए अब इस ट्रेन में हमारे साथ आप भी सवार हो जाइए, लेकिन उससे पहले इस बोर्ड पर गौर कीजिए। इस पर लिखा है राजकीय माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन। आप सोच रहे होंगे स्कूल और रेलवे स्टेशन एक साथ आखिर कैसे? तो इस जवाब के लिए स्कूल के अंदर चलते हैं। देखिए, स्कूल में इंजन है और उसके साथ पूरी ट्रेन भी जुड़ी है, लेकिन जिसे आप ट्रेन समझ रहे हैं वो ट्रेन की सूरत में एक स्कूल है।
जिसके क्लासरूम को ट्रेन की बोगी की शक्ल दी गई है। कभी ये स्कूल खंडहर जैसा लगता था, लेकिन अब ये स्कूल सर्व शिक्षा अभियान और एनजीओ के सहयोग से सरकारी स्कूलों के लिए मॉडल बन चुका है। 450 बच्चों वाला ये स्कूल देश में केरल के बाद रेल के मॉडल वाला दूसरा स्कूल है। राजेंद्र प्रसाद शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अलवर। और चलिए सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कि बस थोड़ा बहुत पढ़ ले, आराम से पढ़ ले, स्पोर्ट्स खेलना है ना। एंड ही यूज्ड टू सपोर्ट मी थ्रू आउट, मतलब ही सपोर्टेड मी इन मार्शल आर्ट, इन वॉलीबॉल, इन क्रिकेट। दीज आर द 3 स्पोर्ट्स आई हैव प्लेड ऑल माय लाइफ एंड इतना सपोर्ट मिला। एंड टुडे अगर मैं जहां भी हूँ इंडस्ट्री में, जहां तक पहुंचा हूँ, मुझे 30 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो इस इंडस्ट्री इसकी वजह है कि मेरे फादर ने हमेशा स्पोर्ट्स में मुझे सहायता दी और मुझे पकड़ के रखा और मुझे बताते रहे कि करते रहो इसे। अच्छा, मेरे को भी पढ़ाई में बहुत पिटाई पड़ती थी। मेरी मदर मेरी खूब पिटाई करती थी और मेरे फादर कभी मेरे को पढ़ने के लिए नहीं, हमेशा अच्छा जैसे मेरे को कुछ खेलने के लिए कुछ चाहिए होता था वो तुरंत वो आ जाता था। और हम क्लास में सबसे बैक बेंच पे बैठते थे और बैक बेंच पे आई एम श्योर ध्यान तो लेकिन स्कूल का जो वरांडा होता तो यहाँ पर आप देख रहे थे इंस्टाग्राम पर लाइव चैटिंग कर रहे थे एक्टर अक्षय कुमार और साथ में थे केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाड़ौती में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में लंबा इंतजार खत्म हुआ। यहाँ पर रणथंभौर नेशनल पार्क से T106 बाघ इनको लाया गया है और अब इस रिजर्व में MT1 बाघ को नई साथी मिल गई है। जिसका काफी समय से इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई। जी हाँ, कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में T106 का आगमन हो गया है। T106 के बारे में हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि T106 के आने से इस टाइगर रिजर्व में MT1 का अकेलापन दूर हो गया है। जी हाँ, T106 यानी वो बाघिन जिसके यहाँ आते ही बाहर आ गई और अब MT1 नाम के बाघ को एक साथी मिल गई है। रणथंभौर से लाने के बाद MT1 पिछले 9 महीने से यहाँ अकेला था, लेकिन अब T106 के आने से बाघ का अकेलापन दूर हो गया है। अधिकारियों के जद्दोजहद से सरकार ने इस चीज को समझा और एक टाइगर को भेजा पहले और फिर कुछ इस तरह की कानूनी पेचीदगियाँ आ गई तो वो कोर्ट ने क्लियर कर दिया। उसके बाद में दूसरी टाइगर्स आ गई। अब हम ये समझते हैं कि 1972 जैसे 1972 में 7-8 टाइगर थे, जैसा माहौल यहाँ देखने को मिलेगा। पर्यटन के भी बहुत अधिक बढ़ने की संभावना है। माना कि अभी ये पर्यटन चालू नहीं करेंगे। टाइगर रिजर्व में नए मेहमान के आने से यहाँ का प्रशासन बेहद खुश है। बाघिन को यहाँ किसी तरह की तकलीफ न हो, उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इससे पहले कहीं ऐसा नहीं सुनने में आया कि बाघों को पुनर्स्थापित किया गया। दूसरी बाघिन हम लोगों को रणथंभौर से मिले, वो कम से कम एक थोड़ा सा 5-6 साल की बाघिन हो और ऐसी बाघिन हो जिसने पहले वहाँ पे शावक दे रखे हों, तो उससे थोड़ा सा एक सेफ साइड पे हम लोगों का मुकुंदरा टाइगर रिजर्व आ जाएगा। अब इस बाघिन के बाड़े की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि बाघ बाघिन का जोड़ा बनाए जाने से अब बाघों के कुनबे में इजाफा होगा और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की उम्मीदों को नए पंख लगेंगे। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट। और चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इंस्टाग्राम लाइव पर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। And my daughter is just you are amazingly fit. In fact, for a very long period of time, you are actually a role model for fitness. Because जैसे gyms वगैरह में जाते हैं, people become very heavy. No, I'm not just saying to compliment you because people should learn and you are an inspiration in that. कि it's just not about bulking up.
It's just not about, eating sort of things which are not good for the body, just to look big. But the whole idea is how practically fit you are. कभी नीचे कुछ सामान उठाते हुए मोच आ जाए तो फिर what is the point of that sort of fitness? So it's a good fitness. But मैं अक्सर ये. But sir, मैं आपसे ये भी एक दरख्वास्त करूंगा कि मैं आपसे what do you have to say about these protein shakes and people they take those kind of steroids to build up the body in a quick way? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है सर? मैं अक्सर जब सीरियस वर्कआउट करता था, जब मेरे पास थोड़ा समय होता था वर्कआउट करने का, तो मैं अंडे खूब खाता था. सो एग्स यूज्ड टू बी अ वेरी, मतलब 10-12 अंडे का ऑमलेट सुबह या शाम को, दैट यूज्ड टू बी. और यहाँ पर आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ और साथ में अक्षय कुमार भी उनसे बातचीत कर रहे थे फिटनेस को लेकर. इस बुलेटिन में इतना ही. दीजिए इजाजत. आप देखते रहिए News 18 राजस्थान.